इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड सीरीज़ में ये टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट का काम होता है वो काम करना, मतलब दूसरों के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो हैलोजन में, ये हमारे हैलोजन फैमिली है, तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा कौन दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, वो है F2। यानी F2 खुद पहले रिड्यूस होगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो ये क्या होगा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि ये जीरो में है, वो किस में जाएगा, नेगेटिव में। F0 कन्वर्ट होगा नेगेटिव में, ये हो रहा है हमारा रिडक्शन। उसके साथ साथ ध्यान रखना है, जब भी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फेज़ याद रखो। F2 जो स्टार्टिंग है, फ्लोरीन गैसियस फेज़ में है तो ये गैस है, और लास्ट में उसको एक्वस में भेजना है। तो गैस से डायरेक्टली एक्वस में तो नहीं भेज सकते, 0 से लेके 1 में। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इंथैल्पी है, ये इंथैल्पी एक स्टेप का नहीं है, कितने स्टेप का है। पहले F2 को कन्वर्ट कर दिया F में। जो पहले फ्लोरीन था वो था गैसियस फेज़ में, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं FF में, यानी अलग अलग एटम बना रहे हैं। तो उस एनर्जी को कहेंगे एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये डेल्टा H मतलब पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस, जो फ्लोरीन है उसको दे रहे हम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो इसको मतलब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये वाली एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब एक्सोथर्मिक। फिर जब गैस फॉर्म में है, उसको जब हम पानी के साथ एक्वस फेज में रखना है, उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होगी। तो जिनका ये तीन एनर्जी का समेशन ज़्यादा होगा वही क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी वो पहले नेगेटिव बनना चाहेगा। पर ये भी पढ़ा है साथ साथ कि क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ भी ज़्यादा है। एक ज़्यादा होने से डिसाइड नहीं कर सकती, तीनों का मिला के समेशन ज़्यादा होगा, उसी को ही कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे तीन एनर्जी का समेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि बॉन्ड बना है, ए एंड बी के बीच में बॉन्डेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड मतलब बॉन्ड बनने के बाद ही डिफाइन होता है। अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन। मतलब कहीं पे बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में ही देख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सल्फर। याद रखें ये बॉन्डेड में होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये होगा आइसोलेटेड गैसियस फेज, यानी आइसोलेटेड, बॉन्ड नहीं बना होना चाहिए। अगर डेफिनेशन लिखा जाए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का तो क्या होगा, अगर मैंने लिख दूँ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cl माइनस, और दूसरा केस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl माइनस, तो ध्यान रखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, 2 क्लोरीन है, हमें नहीं, हमें आइसोलेटेड चाहिए, ये आइसोलेटेड है। उसके साथ साथ ये गैसियस फेज में होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी गैस, ये भी गैस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं होगा। एक और गैसेस फेज आइसोलेटेड, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्डेड में, और ये आइसोलेटेड, अलग, अकेला। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है, क्लोरीन की। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो बेटर है इसको हम याद कर लें, इसमें ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूछेगा तो बोलेगा बताओ क्लोरीन फ्लोरीन कौन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है, क्लोरीन, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, आ जाओ मेरे अंदर समा जाओ। सल्फर ऑक्सीजन में से सल्फर का साइज़ बड़ा है ऑक्सीजन से तो ज़्यादा समा जाएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब है कि सिस्टम में एनर्जी दिया जा रहा है, नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, नेगेटिव। यहाँ पे एक देखते हैं, ऑक्सीजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो स्टेबल बनेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा।
फिर एक नेगेटिव है, उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देखने से तो लग रहा है कि ऑक्सीजन O2 माइनस में ईजिली चला जाता है, तो ये भी एनर्जी क्या करेगा, हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये बदले में हमें एनर्जी रिलीज़ करेगा, हमको एनर्जी देगा। पर ऐसा नहीं है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी देनी भी पड़ रही है। ये वाला पार्ट अच्छे से नोट कर लें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी रिलीज़ होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक है एक्स्ट्रा, एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन, जिस वजह से हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। O से O2 माइनस नेट अगर देखा जाए तो नेट प्रोसेस क्या होगा, एंडो। पहले वाले में जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे ज़्यादा हमें सेकेंड में देना पड़ रहा है। O से O2 माइनस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना बताया जाए उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है? दिखने में तो दोनों सही लग रहा है। F2 है, F माइनस बन गया, Cl जस्ट एक्सचेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे Ki लिया है, वहाँ पे माइनस है, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कोई भी एल्कली मेटल का होगा या मेटल होगा पॉजिटिव, तो वाला लिख दिया है Ki। ये बन गया है KCl, एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ पे भी KClO3 है, Br2, ये बन गया है KBrO3, Cl2 चला गया है। तो इन दोनों में से क्या दोनों सही है या एक सही है एक गलत है? तो सही एक है, तो कौन सा सही है या दोनों सही है, उस पर निकालते हैं कैसे। ये वाला भी टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे क्लोरीन पे -1 है तो -0, यहाँ पे लिखते हैं ये 0 है, -1 ये 0। क्या दिख रहा है, फ्लोरीन 0 में था, -1 में चला गया। यस, फ्लोरीन रिड्यूस हुआ और क्लोरीन क्या हो, ऑक्सीडाइज। क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन पहले रिड्यूस होगा, वो होगा हमारा फ्लोरीन, तो ये सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन ज़्यादा होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद होता है रिड्यूस। सेकेंड केस में क्लोरीन 0 पे है और क्लोरीन हो गया -1, फ्लोरीन था नेगेटिव में, वो हो गया 0। इसका मतलब है कि फ्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऐसा कोई भी हैलोजन नहीं है कि फ्लोरीन को कर देगा ऑक्सीडाइज, नहीं। फ्लोरीन नेगेटिव में बहुत हैप्पी है, वो नेगेटिव में ही रहेगा। और आया है क्लोरीन उसको कहने की जाओ तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, नेगेटिव से 0 में नहीं, फ्लोरीन रहेगा -1, ये गलत है। तो अगर -1 में रहने का ऑर्डर लिखें तो पहले क्या लेगा, F माइनस Br माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अगर ये माइनस में है तो ये रिप्लेस नहीं कर सकता, अगर ये माइनस में है तो ये वाले रिप्लेस नहीं कर सकते, ये है तो आयोडीन नहीं कर सकता, ठीक है। Cl 0 में है, आयोडीन नेगेटिव में है, तो 0 और नेगेटिव यानी क्लोरीन पहले आ रहा है तो क्लोरीन पहले नेगेटिव जाएगा, तो क्लोरीन है -1, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इस केस में क्लोरीन -1 में है तो -1 से आयोडीन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। एक सेकेंड, यहाँ पे टाइपिंग नहीं करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट होगा गलत। तो ये पहले है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा, ध्यान रखना है। इस केस में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, देखते हैं क्लोरीन का है यहाँ पे +5, ब्रोमीन 0। क्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन रिड्यूस होगा, ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन रिड्यूस होगा। देखो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है +5 से 0, क्लोरीन का रिडक्शन पहले होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे, पहले रिड्यूस कौन होगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? दोनों इक्वेशन लिखने में सेम लग रहे थे, बट हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से करेंगे और समझेंगे, उस पर क्वेश्चन बनेंगे तो उसी टाइप के ही बनेंगे। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो यहाँ डेटा दे दिया है। O बना तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। नेट देखेंगे तो ये ज़्यादा है, तो नेट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, याद रखेंगे। O से O2- एंडोथर्मिक, F से F- एक्सो, O से एक O- एक्सो,
Cl से Cl माइनस, एक्सो। एक्सो मतलब हीट रिलीज होगी, रिलीज, इसमें हमें 2 है तो एंडो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जब बॉन्ड बनेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फ्लोरीन आ गया पीछे। क्लोरीन का साइज़ भी बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपैरेटिवली अच्छी है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो जो टॉप में है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये ऑक्सीजन का साइज छोटा है और यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा था, तो फ्लोरीन क्या है? सेकेंड नंबर पे, बेचारा ऑक्सीजन लास्ट नंबर पे आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है पर ऐसा नहीं, इसको हम इस एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत तेज़ भागता है, पर लेकिन क्या है, इसके पाँव बहुत छोटे छोटे हैं और ये सब है थोड़ा स्लो भागते हैं, पर इनके पाँव बड़े हैं, बहुत लंबी लंबी जंप लगा के आगे आ गए। तो यानी रेस में तेज़ भागने के साथ साथ स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं, मतलब कितना दूर दूर जंप लगा सके, तो वो वाला मैटर करता है। वैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फास्ट भाग रहा है पर उसके पाँव बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो लास्ट आ गया। तो जैसे भी है आपको बस इतना देखना है, इस वाले 2 पे फोकस करना। ऑक्सीजन सल्फर में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सल्फर में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? वो है सल्फर। ऑक्सीजन लास्ट में आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन सेकंड में। ये सब डेटा एनसीईआरटी से लिया गया है, तो एनसीईआरटी में ये सब है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्वालिफाई करने के लिए। अब ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें एनर्जी देगा। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो क्या होना चाहिए? उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। पर नोटिस करें, अल्कलाइन मेटल्स उनके पास होते हैं लास्ट में NS1, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करते, पर फिर भी इनकी एक्सोथर्मिक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि आ जाए, हमारा सबसेल जो है S2 बन जाए, S1 है वो S2 बन जाए, तो इनकी भी क्या होगी? नेगेटिव। तो ये रहा हमारे इसका ऑर्डर, ये रहा एनसीईआरटी का डेटा। सबसे ज़्यादा हैलोजन फैमिली में इसे कहते हैं हैलोजन फैमिली। 0 ग्रुप नोबल गैस फैमिली, नोबल फैमिली। ये है ऑक्सीजन फैमिली मतलब कैल्कोजन। O स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। हे ली ना कर रब से फरियाद। तो ये सारा हमें डेटा याद नहीं रखना है, हमें ऑर्डर याद रखना है। नाइट्रोजन का होता है हाफ फिल्ड सबसेल, तो हाफ फिल्ड है वो स्टेबल है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको ही एनर्जी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव, बाकी सबका साइज़ बड़ा है तो दे कैन एक्वायर या रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनका नेगेटिव है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव है। तो ये चीज़ एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किस किस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, किसका पॉजिटिव है। नोबल गैस का नेगेटिव है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव है, दिमाग में बांध लें। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? आउटर मोस्ट से और आइसोलेटेड। सीजियम 2 होगा या सीजियम बहुत सारे होंगे? नहीं, हमें सिर्फ एक सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, मतलब हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे। लिथियम भी ऐसा ही। अब देखा जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ है। लिथियम का छोटा और सीजियम का साइज़ बड़ा। हम पानी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल गैसियस फेज की। कौन सा इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर आ सकता है? ये वाला जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ईजिली रिमूव होगा तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम, मेहनत कम लगेगी निकालने के लिए।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लिथियम, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ईजी नहीं है। सीजियम से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएंगे। ये ऑर्डर। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट वो हमारा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में। मतलब हमें लास्ट में एक्वस फेज में रखना है। देखो लिथियम अगर सॉलिड है तो क्या करना पड़ेगा उसको? एक्वस। तो लिथियम सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस में नहीं, कैसे कन्वर्ट किया होगा उसको? पहले लिथियम गैस में, इसको कहेंगे हम सब्लिमेशन एनर्जी। फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव करेंगे तो क्या देंगे उसमें? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम कहाँ रहेगा? अभी भी गैस में। फिर उसको में देंगे पानी, ये है एक्वस, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला पार्ट डायरेक्ट नहीं, वो इतने सारी एनर्जी का समेशन है। पहले सब्लिमेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर हाइड्रेशन। सॉलिड से लिक्विड सब्लिमेशन, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। गैस से लिथियम, सॉरी गैस लिथियम से गैस है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1, इसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक हाइड्रेशन। तो तीनों किसका ज़्यादा है? यहाँ से देख में लग रहा है कि सीजियम पहले अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो मतलब वो पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म में रहना चाहेगा। पर रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना, वो पहले कौन करेगा? लिथियम, क्योंकि उसका तीनों समेशन में से हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यानी लिथियम का, यहाँ पे लिख देते हैं, लिथियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन सीजियम। अब हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन का मतलब क्या है? पानी आके चिपकेगा। देखो हाइड्रोलाइसिस में वाटर को ब्रेक करना था, हाइड्रेशन में जस्ट पानी आके अटैच होगा। लिथियम, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम उससे बड़ा। जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, सब पे है एक एक पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लिथियम पे सबसे ज़्यादा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स लिथियम पे सबसे ज़्यादा आके चिपकेंगे। यहाँ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे आके चिपक गए। पर ऐसे दूसरी ओर सीजियम बड़ा था, उसमें चार्ज डेंसिटी कम हुई, तो बहुत थोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स आके उस पर चिपकेंगे। तो सबसे बड़ा साइज़ पानी में किसका होगा? हमें साइज़ पानी के साथ लेना है, तो सबसे बड़ा साइज़ क्या हो जाएगा? लिथियम का। क्यों? लिथियम आयन का। रीज़न, क्योंकि उसका साइज़ छोटा था सिर्फ लिथियम में, फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आके चिपक गए। तो ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपके तो पानी में इसका साइज़ हो जाएगा बड़ा। अगर मूवमेंट की बात करें, जिसका साइज़ बड़ा होता है वो क्या करते हैं? धीरे धीरे मूव करेंगे, बल्कि है थोड़ा उनको दिक्कत होगी मूव करने के लिए। क्लियर? अब लिखते हैं ऑर्डर। हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिथियम का। हाइड्रेशन, अगर इसमें मैं अगर साइज़ की भी बात करूं, सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा? एक्वस में लिथियम आयन। इसी सेम को अगर हमें देखा जाए गैसियस फेज़ में, गैस के केस में क्या होगा? हाइड्रेशन कंसेप्ट नहीं आएगा, पानी है ही नहीं, तो गैस फेज़ में सबसे बड़ा कौन होगा? गैसियस फेज़ सीजियम आयन बड़ा होगा लिथियम आयन से। अपोजिट हो जाएगा एक्वस फेज़ में, पानी के साथ ही कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ये ऑर्डर। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका। सेम रीज़न, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा है चार्ज की, तो वाटर मॉलिक्यूल आके जल्दी जल्दी उसमें चिपकेंगे। मोबिलिटी इन एक्वस मीडियम, कौन अच्छा मूव करेगा? लिथियम और बेरिलियम, इनका साइज़ होगा बड़ा तो मोमेंट कम, तो मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सीजियम। तो ध्यान रखेंगे फेज़ मैटर करता है। एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक क्वेश्चन से 4 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट है, लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये है डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन का मतलब जो लिथियम अपनी फैमिली के साथ सारी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करता या शो नहीं करता, सिमिलर, थोड़ा अलग है डायगोनल। तो डायगोनल में ऐसा क्या है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है या क्या चीज़ सिमिलर है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है? वो क्या है? दोनों का चार्ज बाय रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस पे +1, इस पे +2, इसमें साइज़ और इसका साइज़, चार्ज बाई रेडियस का रेशो दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। तो क्या देख रहे हैं, कैसी रिएक्शन इक्वल होगी? जब जब बोला जाए लिथियम रिएक्ट विद एयर,
एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ N2 भी होता है। तो हमें क्या देखना है, लिथियम और O2 का रिएक्शन प्लस लिथियम एंड N2 का रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को के साथ हम आंसर बताएंगे। जैसे मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस, तो एयर में अगर आपने सिर्फ MgO बता दिया तो गलत। ये दोनों ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड से भी, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। तो MgO एंड Mg3N2, लिथियम ऑक्साइड और नाइट्राइड। लिथियम के बाकी फैमिली मेंबर रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, वो किससे रिएक्ट करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन से। तो लिथियम के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, ये आ गया मैग्नीशियम के साथ। तुम्हारी और मेरी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, पर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं है, इसीलिए इसको रखा है, उसी पीरियड में रखा है, उसी ग्रुप में रखा है, पर मेनली प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा है। देखते हैं लिथियम कार्बोनेट, सबके कार्बोनेट को हीट करने पे क्या लग रहा है कि CO2 रिलीज़ करना चाहिए। लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या हुआ, लिथियम ऑक्साइड बना, CO2 रिलीज़ किया, बट ये अपने फैमिली मेम्बर के साथ नहीं मैच करता है, तो इसके फैमिली मेम्बर के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होंगे, बहुत हीट किया तो मेल्ट हो जाएंगे, वो ऐसे टूटेंगे नहीं। पर लिथियम टूट रहा है, तो लिथियम टूट रहा है तो क्या हो, मैग्नीशियम भी वैसे टूटेगा। यहाँ लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट, या कोई भी मेटल और दूसरा ले, जिंक कार्बोनेट, हीट करने के बाद क्या बनेगा, MgO, ये ZNO प्लस CO2। सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होंगे, बस ये 4 डिकम्पोज नहीं होंगे। क्या है ये, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सब डिकम्पोज होके क्या देंगे, CO2, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, इनकी अपनी जिद है, नहीं डिकम्पोज होंगे। और एक और वर्ड हीटिंग में देखा था, हापा, हापा बोलना है, पापा नहीं बोलना है, हापा। मरकरी Au, प्लेटिनम Ag, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको जब हीट करेंगे इनके कार्बोनेट को, तो ये ऑक्साइड प्लस CO2 तो देंगे ही, उनके साथ साथ जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, फाइनली मेटल में। सिल्वर ऑक्साइड हमें लिखना पड़ेगा सिल्वर, वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं स्टेबल है, थोड़ा सा भी और हीट किया वो बन गया मेटल, और ये बाकी सब ऑक्साइड फॉर्म में रहेंगे, और ये तो टूट ही नहीं रहा है। लिथियम नाइट्रेट कैसे अपनी फैमिली से डिफरेंट है, लिथियम नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो क्या बना, लिथियम ऑक्साइड, NO2 और O2, बाकी सारे नाइट्रेट क्या देंगे, NO2 एंड O2, पर ये 4 अलग है, क्या दें, नाइट्रेट है, नाइट्राइट देंगे। वाह, ये वाला NO2 गैस, O2, NO2 का कलर कैसा होता है, येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, मतलब ब्राउनिश नेचर का होगा। अब बहुत होगी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे सिमिलर मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वो Mg नाइट्रेट, और सॉरी सिर्फ ये नाइट्रेट देते, ये नाइट्रेट, ये वाले नाइट्रेट नाइट्राइट देते हैं, बल्कि बाकी सारे क्या देंगे, ऑक्साइड प्लस NO2 एंड O2, मैग्नीशियम भी, जिंक भी, बाकी सारे मरकरी वर्करी सब ऐसा ही फॉर्म होगा। अब हो गई यहाँ तक सिमिलर प्रॉपर्टी, बट कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम लिथियम की मैच नहीं करती है, मैच करती है, वो क्वेश्चन बहुत आ चुका है, अब क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं मैच करता है। तो मैग्नीशियम कैन फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है तो किस फॉर्म में है वो, MgCO3 और Mg हाइड्रोक्साइड, बेसिक है, यानी OH की वजह से ही बेसिक है। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब OH है तो बेसिक। और पर लिथियम है जो कार्बोनेट बनाएगा उसमें ये OH नहीं होगा, वो कार्बोनेट उसका बेसिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास ये OH वाला पार्ट नहीं है। OH से याद आया, एक और हमारा मेटलर्जी चैप्टर में है जिसमें OH होता है, क्या है ये, मैलेचाइट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैसा है ये, बेसिक नेचर का, क्यों, ड्यू टू दिस OH ग्रुप। अब बेसिक से क्या याद आया हमें, एसिड बेस, जैसे एग्जांपल H2SO4, क्या है ये, एसिड, जैसे ही NaOH मिक्स किया, NaOH इज ए बेस, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, दोनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, आयोनाइज हो जाएंगे। एक एक करके आयोनाइज करते हैं, एक H गया, क्या कर रहे हैं हम लोग, आयन एक्सचेंज, एसिड बेस में बस आपको आयन एक्सचेंज करना है, H+ गया तो क्या आ जाएगा, Na+, क्योंकि H पे भी प्लस था,
Na पे प्लस है, प्लस जाएगा तो प्लस ही आएगा। तो क्या आया, NaHSO4। एसिड बेस रिएक्ट करने पे बनेंगे सॉल्ट। यस, ये सॉल्ट है। फर्दर इसको रिएक्ट किया तो क्या बना, ये भी H गया, उसकी जगह दूसरा सोडियम आ गया, क्या बना, Na2SO4। ये भी हमारा सॉल्ट है। अगर सॉल्ट में देखा जाए, ये सॉल्ट फर्दर बेस से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस सॉल्ट के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तभी तो वो रिएक्ट कर पा रहा है। तो इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक सॉल्ट। ये जो बना, अब ये फर्दर इसके पास H+ नहीं है, ना ही OH- है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। ध्यान रखेंगे जब भी सॉल्ट के में भी नोटिस करेंगे कि कैसा वो सॉल्ट है, तो सॉल्ट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन फर्दर बचा है तो वो फिर एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है। H2SO4 में 2 H+ है, तो वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि H2SO4 में बताओ कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो ये पूछेंगे, ये वाला पार्ट स्पेशल केस। H3PO4, H3PO3, H3PO2 सब में देखा जाए तो ये कैसा दिख रहा है, सब पे 3-3 हाइड्रोजन है। क्या ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, नहीं। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन को ही कहते हैं आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो इस केस में ये स्पेशली फॉस्फोरिक एसिड का ही बता रही हूँ, इसमें कितने हैं, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम H रिलीज़ होगा। तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा एसिडिक हाइड्रोजन, 3। यहाँ पे 3 है तो क्या बोलेंगे, 2। आउट ऑफ 3, 2 आर रिप्लेसेबल, 1 विल रिमेन एज इट इज़ विद द कंपाउंड, बॉन्डेड विद द कंपाउंड, यानी बॉन्डेड विद द फॉस्फोरस, वो नहीं रिप्लेस होगा। यहाँ पे 3 है, क्या तीनों एसिडिक हैं, यानी जैसे हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, तो यानी इसके पास 3 दिख रहे हैं, तो तीनों एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, उनमें से क्या है, एक ही एसिडिक है। ये वाला पार्ट, H3PO4 रिएक्ट किया NaOH से, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से एक को रिप्लेस किया, ऐसे लिखते हैं। ये है हमारा एसिड, एसिड रिएक्ट किया बेस से, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या बना, सॉल्ट। ये बताएं कि ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक या बेसिक। नोटिस करेंगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, मतलब 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 में से एक रिप्लेस किया है, 2 बचे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक सॉल्ट। फर्दर ये रिएक्ट किया NaOH से, एक साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में ऐसे एक एक करके पूछा जाएगा तो बेटर है। बेटर क्या मतलब, उससे हमारी गलतियाँ होती हैं, तो क्वेश्चन वहीं पे बनेंगे। ये भी क्या बना है, सॉल्ट। इस सॉल्ट में एसिड में 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, अभी भी एक बचा है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। तो इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा, <7। सॉल्ट का पीएच कहते हैं ना 7 होगा, नहीं, इसमें एसिडिक नेचर है तो पीएच <7। NaOH ये फर्दर और रिएक्ट कर सकता है, क्या बनाइए, Na3PO4, ये सॉल्ट है। अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। H3PO2, 2 का मतलब कितने H+ होंगे रिप्लेसेबल, एसिडिक, 1, तो 1 के साथ इसको हमने रिएक्ट करा दिया, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पर लेकिन इसके पास अब कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है, ये कैसा है हमारा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली बेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बेस क्या होंगे, OH-। सॉल्ट बनने के बाद अगर हमारा OH- बच जा रहा है तो बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। अगर सारे OH- कंज्यूम हो गए एसिड के साथ रिएक्शन में तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का नॉर्मल क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, H2SO4 एंड H2SO3 एंड H2SO4 विच इज़ मोर एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे निकालेंगे, इससे। सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र है +4 में, यहाँ पे +6 में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, उसका यूज़ है यहाँ पे, +5 +3 +7 5 3। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा,
तो ये रहा एसिडिक। इसमें HNO3, नाइट्रिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन नाइट्रस। परक्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, ये रहा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये सब कॉमन क्वेश्चन बहुत फेमस हो गए हैं, तो अब क्या होंगे, थोड़ा डिफरेंट पूछेंगे वो लोग। H3PO4, ये फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो एसिडिक अभी हमने पढ़ा था कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो, बट यहाँ पे भी इनका क्या हो गया स्पेशल। H3PO4 में जितने हाइड्रोजन दिखते हैं इन सब में, फॉस्फोरस वाले एसिड में उतने नहीं हैं, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन निकालना सीखना है और कौन ज़्यादा एसिडिक है। इसके केस में उल्टा हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए रीज़न ये होता है कि इसका Ka वैल्यू ज़्यादा है, तो Ka वैल्यू अगर इसको मैं बोलूँ इसका Ka वैल्यू ज़्यादा है, जल्दी एसिडिक रिलीज़ करेगा। बाकी सबके केस में तो नॉर्मल निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें उल्टा होता है, तो ये याद रखेंगे। इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारे केस में एप्लीकेबल होगा। K वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका ज़्यादा है। नाम की अगर बात किया जाए तो नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इक लगेंगे, उससे कम होगा तो अस, उससे भी कम है तो हाइपो, हाइपोअस। इक से ज़्यादा है, ज़्यादा को बोलते हैं हाइपर, हाइपर। जैसे इस केस में 4 है तो ये होगा हमारा इक, ये है अस, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक लिख देती हूँ, क्लोरिक। ये होगा हमारा क्लोरस, उससे भी है कम है तो हाइपो क्लोरस, क्लोरिक से भी ज़्यादा तो हाइपर क्लोरिक। कहीं पे पर लिखा होता है हाइपर वर्ड ना हटा के पर क्लोरिक, तो हाइपर क्लोरिक चलेगा, और पर क्लोरिक भी, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे 3 एसिड है, ये कौन से थे हमारे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। नाम अगर देखा जाएगा तो ये क्या होगा, फॉस्फोरिक, ये होगा फॉस्फोरस, और ये हाइपोफॉस्फोरस, उससे कम। इक अस से भी कम होगा तो इक, सॉरी, अस से भी कम होगा तो हाइपो। ये ऐसे मैंने ऑर्डर लिखा है। इसका स्ट्रक्चर अभी देखा था कि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होंगे। हाइड्रोजन जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से कनेक्ट होंगे तभी वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। H3PO4 जब ड्रॉ कर रहे हैं, फॉस्फोरस है बीच में, एक ऑक्सीजन ने कहा मैं तो डबल बॉन्ड के साथ रहूँगा, 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन जो बच गए उन्होंने ऐसे बॉन्ड बना लिया। H3PO3 में एक ऑक्सीजन जो चला गया डबल बॉन्ड लेके, फिर कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो 2 को ऐसे पेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, एक बचा, तो यानी ये रिप्लेस नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर है, तो इतना ईजिली हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। H3PO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, एक ही ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, बाकी सारे ऐसे। इसमें क्वेश्चन और कैसे बना सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि बताओ कि कितने PO बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है, तो इस वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, फास्फोरस के एसिड पे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम और एसिडिक का देखेंगे। थैंक यू।